नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। नेपाल में शुक्रवार की रात आए भीषण भूकंप की वजह से अब तक 128 लोगों की मौत, जबकि सैकड़ों लोग घायल। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गई। मलबे में दबने के कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। भूकंप के कारण ज्यादातर लोगों की मौत रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में हुई। नेपाल के गृह मंत्रालय ने कहा कि अन्य जिलों से भी कई लोगों के घायल होने और संपत्ति के नुकसान होने की खबरें। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। राष्ट्रीय भूकंप माप केंद्र ने बताया कि भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट जिले के लामीडांडा इलाके में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड जाजरकोट के भूकंप प्रभावित इलाके का दौरा कर रहे हैं। एक चिकित्सकीय दल के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने राहत और बचाव कार्य के लिए सेना और राष्ट्रीय पुलिस बलों की सेवाएं लेने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में भूकंप से हुई भीषण तबाही पर दुख जताया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने लिखा कि नेपाल में भूकंप के कारण हुई जनहानि और क्षति से अत्यंत दुखी हूं। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांकेर की बेटी आकांक्षा ठाकुर से किया वादा निभाया। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में स्केच लेकर आई आकांक्षा को पत्र लिखकर धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत की बेटियां ही देश का उज्जवल भविष्य है। आप सभी से मिलने वाला यह स्नेह और अपनापन राष्ट्र की सेवा में मेरी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का था। इस 30% सरकार से छत्तीसगढ़ के लोग मुक्ति चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है भाजपा आवत है, अब की बार भाजपा सरकार। दुर्ग के बाद प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश का रुख करेंगे और दोपहर करीब 3:15 बजे रतलाम में उनकी जनसभा होगी। रतलाम जिले की विधानसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच खड़ा मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच टेलीफोन पर बातचीत। प्रधानमंत्री ने ऋषि सुनक को उनके कार्यकाल का 1 साल सफलतापूर्वक पूरा होने पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, उभरती प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक ने आतंकवाद, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और नागरिकों की जान के नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। साथ ही क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, स्थिरता और निरंतर मानवीय सहायता की आवश्यकता पर सहमत हुए। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर जिले में चुनाव प्रचार पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में 4 जनसभा और 2 रोड शो करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रीवा और सिमरिया समेत कई क्षेत्रों में रैली करेंगे। चुनावी राज्यों में विपक्षी दल कांग्रेस ने भी महाजनसंपर्क अभियान तेज किया। आज पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश के बालाघाट और डिंडोरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार प्रचार अभियान को धार देने में जुटे। राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और खरसिया में चुनावी रैली करेंगे। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं। प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के आदिवासी बैलकुक्षी से रैली शुरू करेंगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कई स्थानों में चुनावी रैलियां करेंगे। इसके अलावा दिग्विजय सिंह और चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस नेता अजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, जीतू पटवारी भी रैलियां करेंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव में मतदाताओं को साधने राष्ट्रीय नेताओं का धुआंधार दौर जारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्तर के भानु प्रतापपुर में रैली करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज छत्तीसगढ़ में चुनावी रैलियां करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी होंगे साथ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने भूपेश बघेल पर
हमला बोलते हुए कहा कि भूपेश बघेल ने गरीबों को लूट कर प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल कर सत्ता में बैठकर सट्टे का खेल खेला। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में यह कहा कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। भूपेश बघेल को महादेव ऐप प्रमोटर्स द्वारा 508 करोड़ रुपए का भुगतान करने की ईडी के दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा 508 करोड़ रुपयों का जो लेन देन हुआ, इससे साफ है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अब जुआ, सट्टा और महादेव ऐप वालों से भी पैसा ले रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के भाजपा मुख्यालय के विस्तारित भवन में बुलाई गई, जिसका शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद तेजस्वी सूर्या समेत पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और देश भर से आए पदाधिकारी शामिल हुए। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार खराब स्थिति में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई क्षेत्रों में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। आनंद विहार इलाके में AQI 448, जहांगीरपुरी में 421, द्वारका सेक्टर 8 में 435 और IGI एयरपोर्ट के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 दर्ज किया गया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से अब सांसों पर संकट है। गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी दिल्ली ने लोगों का जीना मुहाल किया। दिल्ली से सटे नोएडा में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI गंभीर श्रेणी में। नोएडा के सेक्टर 62 में AQI 428, सेक्टर 116 में AQI 426, सेक्टर 1 में AQI 374 बहुत खराब और सेक्टर 125 में AQI 386 बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली एक तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में परेशानी, आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कोयंबटूर में इस्लामिक स्टेट ISIS से प्रेरित कार बम विस्फोट मामले में 15वीं गिरफ्तारी की। धमाके के आरोपी की पहचान जैमसा मुबीन के रूप में हुई, जो एक आत्मघाती हमलावर था। NIA ने तमिलनाडु में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI की गैर कानूनी गतिविधियों से संबंधित मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किए। तमिलनाडु में कई जगहों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। आयकर विभाग ने तिरुवन्नामलाई में तमिलनाडु के PWD मंत्री EV वेलू से जुड़े कई स्थानों पर कार्रवाई की। करूर में पूर्व DM के सचिव वासुकी मुरुगेसन की बहन पद्मा के आवास पर तलाशी जारी। गांधीपुरम में फाइनेंस सुरेश के कार्यालय और KVP नगर में उनके आवास पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड MIDC में ब्लू जेट हेल्थ केयर में कल रात भीषण विस्फोट हुआ। हादसे में कुल 7 लोगों की मौत हुई, वहीं कई लोग घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। NDRF की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के जाफना में भारतीय स्टेट बैंक की दूसरी शाखा का उद्घाटन किया, जिसमें PSM चार्ल्स गोपाल बागले और SBI के चेयरमैन दिनेश खारा भी उपस्थित। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंकाई रुपया भारतीय रुपया के बीच सीधे व्यापार शुरू करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक SBI की सराहना की। SBI श्रीलंका में पहला विदेशी बैंक जो सफलतापूर्वक ये सेवा मुहैया करा रहा है। दुनिया भर में भारतीय दवाइयों की मांग में बढ़त। वित्त वर्ष 2021-22 में फार्मा के आयात में 20% की बढ़ोतरी दर्ज। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में फार्मा निर्यात की बढ़ोतरी दर 2% रही। आदित्य बिरला कैपिटल का सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही में एकीकृत आधार पर मुनाफा 44% बढ़कर 705 करोड़ रुपए हुआ। एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी ने 488 करोड़ रुपयों का शुद्ध मुनाफा कमाया था। कोल इंडिया लिमिटेड ने अप्रैल-अक्टूबर 2023 की अवधि में 394 मिलियन टन MT कोयले का उत्पादन किया। ये उत्पादन पिछले साल की तुलना में 42 MT अधिक। वार्षिक मांग से उत्पादन 11% अधिक था। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने कहा कि प्रैट एंड व्हिटनी इंजन की समस्या के कारण चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में और अधिक विमानों का परिचालन रुकेगा और इसे कम करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इंडिगो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फिलहाल एयरलाइन के लगभग 40 विमान इंजन में दिक्कतों के कारण उड़ान नहीं भरी जा रही है।
ऑटोमोबाइल बाजार में त्योहारों की धूम। अक्टूबर माह में वाहनों की थोक बिक्री सबसे अधिक, वाहन बिक्री में 16.3% की बढ़त। दिवाली से पहले भारतीयों के बीच एसयूवी की मांग में बढ़त दर्ज की गई। बीते 7 महीनों में एसयूवी की हिस्सेदारी बढ़कर 48.7%। सेमीकंडक्टर की कमी दूर होने पर वाहन उत्पादन में आई तेजी। उषा मार्टिन का एकीकृत शुद्ध लाभ सितंबर तिमाही में 38.66% बढ़कर 109.52 करोड़ रुपयों पर रहा। कंपनी ने शेयर बाजार की 2 सूचना में कहा कि एक साल पहले की समान तिमाही में उसे 78.98 करोड़ रुपयों का शुद्ध मुनाफा हुआ। विमानन कंपनी एयर इंडिया अगले 6 महीनों में 30 से ज्यादा नए विमान ला रही है। कंपनी इसके अलावा 400 साप्ताहिक उड़ानें जोड़ने और भारत से बाहर 4 नए गंतव्यों के लिए उड़ान भी शुरू कर सकती है। टाटा समूह के एयरलाइन ने अपने मौजूदा नेटवर्क और बेड़े का विस्तार करने के प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विस्तार उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया में करने की योजना। एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के शेयर ने मारी छलांग। साथ ही कंपनी ने 44 नई उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया। राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 नवंबर भर के लिए पूरे देश में चलाया जाएगा। 100 शहरों में 500 स्थानों पर 17 पेंशन वितरण बैंकों और अन्य विभागों के सहयोग से 50 लाख से अधिक पेंशन धारकों को मिलेगा लाभ। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है, लेकिन भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर पर रहा। विदेशी बाजार के बदलते रुख के चलते स्थानीय बाजार में मांग में कमी दर्ज की गई। दिल्ली थोक बाजार में विभिन्न खाद्य उत्पादों की कीमतों में बदलाव नहीं देखा गया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन दौरे के दौरान हमास के खिलाफ इजरायल की लड़ाई में अपना समर्थन जाहिर किया। उन्होंने इजरायल से गाजा पर सैन्य हमलों को तत्काल रोकने की अपील भी की। इजरायल के प्रधानमंत्री अपने बयान में हमास के साथ जारी संघर्ष में अस्थायी संघर्ष विराम देने की अपील को ठुकरा दी। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। गाजा पट्टी में रात भर गोले बरसाए गए। इजरायली सेनाएं गाजा शहर में आगे बढ़ रही हैं। हमलों में अब तक 9000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायल ने हमास आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 1400 से अधिक इजरायली मारे गए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज ढाका मेट्रो की लाइन 6 के दूसरे खंड का उद्घाटन करेंगी। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें कम से कम 14 सैनिक मारे गए। पंजाब प्रांत में खेती करने का निर्णय लेने के महीनों बाद पाकिस्तानी सेना अब खाद्य आत्मनिर्भरता की योजना के तहत अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हजारों एकड़ जमीन पर खेती शुरू करने की तैयारी में। अमेरिका में इस महीने साहित्य महोत्सव का आयोजन। इस दौरान भारत में विकसित कोविड-19 वैक्सीन की कहानी से लेकर शुरुआती बौद्ध कला तक कई कलात्मक और शोध कार्यों की झलक दिखेगी। जापान और फिलीपींस पारस्परिक सैन्य समझौते पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए। क्षेत्र में बढ़ते समुद्री तनाव और तेजी से मुखर हो रहे चीन के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा। समुद्री संप्रभुता पर दशकों पुराने विवादों के बीच फिलीपींस और जापान दोनों ने चीनी जहाजों के आक्रामक व्यवहार के खिलाफ खड़ा रुख अपनाया। जापान और फिलीपींस पारस्परिक सैन्य समझौता पर मार्कोस ने कहा कि जापान ने समुद्री सुरक्षा के लिए फिलीपींस को 600 मिलियन येन का अनुदान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने मैन के लिविस्टन शहर के सामूहिक गोलीबारी के पीड़ितों और परिवारों से मुलाकात की।
इस गोलीबारी में 18 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए थे। हत्यारे की पहचान अमेरिकी सेना रिजर्विस्ट 40 वर्षीय रॉबर्ट आर कार्ड के रूप में हुई थी। बाइडेन ने कांग्रेस से रुके हुए बंदूक सुरक्षा कानून पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। इस गोलीबारी की वजह से अमेरिकी प्रतिनिधि जैरेड गोल्डन भी अब हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के समर्थन में है। जर्मन विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक दक्षिण कॉकेशस क्षेत्र की 4 दिवसीय यात्रा पर। इसकी शुरुआत उन्होंने आर्मेनिया से की। बेयरबॉक ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पश्नियान के साथ बैठक की, जहां उन्होंने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने दुनिया भर में चुनौतीपूर्ण समय में एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इटली के टस्कनी में रात भर मूसलाधार बारिश होने के बाद नदियों के तट टूटने से 6 लोगों की मौत हो गई, 2 लापता हो गए। टस्कनी के गवर्नर यूजेनियो गियानी ने भारी बारिश को अभूतपूर्व बताया और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक के बाद क्षेत्र के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए आपातकाल की स्थिति की घोषणा की। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या विश्व कप के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए। उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को जगह मिली। हार्दिक पांड्या की टखने में चोट लगी थी और रिहैब के लिए वो बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में थे। आईसीसी ने हार्दिक के विश्व कप से बाहर होने की पुष्टि की। आईसीसी विश्व कप में आज के पहले मैच में पाकिस्तान का सामना न्यूजीलैंड से हो रहा है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान केन विलियमसन की वापसी हुई। वहीं पाकिस्तान की टीम में उसामा मीर के स्थान पर हसन अली को शामिल किया गया। आज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का सामना इंग्लैंड से होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने प्रतियोगिता की खराब शुरुआत के बाद शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया 6 में से 4 मुकाबले जीतने के बाद अंक तालिका में तीसरे पायदान पर है। दूसरी ओर इंग्लैंड 6 में से 5 मैच हारने के बाद अंतिम स्थान पर। इंग्लैंड 6 में से 5 मैच हारने के बाद अंतिम स्थान पर है। इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। आईसीसी विश्व कप में अफगानिस्तान ने अपने शानदार खेल को जारी रखते हुए नीदरलैंड्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में अफगानिस्तान की ये चौथी जीत। अफगानिस्तान के लिए हशमतुल्लाह शहीदी और रहमत शाह ने अर्धशतकीय पारी खेली। इससे पहले नीदरलैंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.3 ओवर में 179 रन बनाए। नीदरलैंड्स को पहले ही ओवर में वेस्ली बारेसी के रूप में पहला झटका लगा था। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी चोट के कारण वनडे विश्व कप से बाहर हो गए और उनकी जगह कायल जेमिसन को शामिल किया गया। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 400 मीटर फ्री स्टाइल का स्वर्ण पदक दिल्ली के कुशाक रावत ने जीतने में सफलता पाई। महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल का स्वर्ण पदक दिल्ली की भाव्या सचदेवा ने 4 मिनट 27.93 सेकंड के साथ जीता। महिलाओं की 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड फाइनल का स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश की पलक शर्मा ने जीतने में सफलता पाई। वहीं इसी स्पर्धा का रजत पदक महाराष्ट्र की ऋतिका शर्मा ने जीता। महिलाओं की 200 मीटर मेडले में कर्नाटक की मानवी वर्मा ने सभी को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। तैराकी में ही महिलाओं की 50 मीटर बैक स्ट्रोक का स्वर्ण पदक कर्नाटक की रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार ने जीतने में सफलता पाई। पुरुषों की 50 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी में कर्नाटक के श्रीहरि नटराज ने 25.77 सेकंड के साथ पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। कुश्ती में महिलाओं की 53 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की पूजा ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। कुश्ती में पुरुषों के 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल में हरियाणा के नवीन स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अजय भारत का सामना दक्षिण कोरिया के साथ आज होगा। टीम इंडिया ने लीग चरण में कोरिया को 5-0 से पराजित किया था। अमेरिकी खिलाड़ी जेसिका पेगुला ने सत्र के अंतिम टूर्नामेंट WTA फाइनल्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम 4 में स्थान बनाया।
बॉलीवुड के मेगा सुपरस्टार शाहरुख खान के जन्मदिन के मौके पर जवान को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। ऐसे में अब थिएटर के बाद अब लोग शाहरुख खान की जवान का लुत्फ घर बैठे भी उठा सकते हैं। कमल हसन की 1996 में आई इंडियन का दूसरा पार्ट इंडियन 2 जल्द बॉक्स ऑफिस पर आने वाला है। इंडियन 2 का टीजर अब रिलीज हो चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उर्फी जावेद की गिरफ्तारी की वीडियो को उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट बताया। झूठी गिरफ्तारी का वीडियो वायरल होने के बाद इस पर मुंबई पुलिस का संज्ञान भी सामने आया। प्रसिद्ध द एप सीरीज की चौथी फिल्म किंगडम ऑफ द टैलेंटर्स ऑफ एप्स का ट्रेलर हुआ लॉन्च। 24 मई 2024 को यह फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। यूनिवर्सल स्टूडियोज ने द फॉल गाई नामक आगामी फिल्म का ट्रेलर जारी किया। रियान गोसलिंग इस फिल्म में मुख्य भूमिका में। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का प्रोमो आया। दिवाली में देगी सिनेमाघरों में टाइगर 3 दस्तक। 5 नवंबर से खुलेगी फिल्म की एडवांस बुकिंग। HBO की प्रसिद्ध सीरीज हाउस ऑफ ड्रैगन्स का दूसरा सीजन साल 2024 में आने की संभावना। फेमस सिटकॉम फ्रेंड्स के एक्टर मैथ्यू पेरी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनके नाम पर मैथ्यू पेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई। और BTS के जुंगकुक ने अपना सोलो एल्बम निकाला। स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू नामक ये गाना है और इस एल्बम का नाम गोल्डन है। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।